हमारा अगला खंड है पद परिचय। पद परिचय यानी शब्दों का परिचय देना। शब्द का स्वतंत्र अर्थ होता है, लेकिन वही शब्द जब वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो उस पर व्याकरणिक नियम लागू हो जाते हैं। इसलिए वो शब्द स्वतंत्र अर्थ न रखकर वो वाक्य के भाव के अनुकूल अर्थ देता है। इसलिए उस शब्द को शब्द न कहकर पद कहा जाता है। यानी कि शब्द को जब वाक्यों में प्रयोग कर दिया जाता है तो वे शब्द पद कहलाते हैं, क्योंकि उन पर व्याकरणिक नियम लागू होते हैं। अर्थात हर एक वाक्य का प्रत्येक शब्द एक पद होगा और उस पद का परिचय देना होगा। जब हम पद परिचय देते हैं तो पद परिचय का जो नियम है वो व्याकरणिक दृष्टि से यह बताना कि वाक्य में यह पद क्या है। यानी जो शब्द भेद हैं पहले हमें वो बताने हैं कि इसका शब्द भेद कौन सा है और शब्द भेद का प्रतिभेद क्या है। यानी उस भेद में जैसे कोई संज्ञा शब्द है, जैसे राम विद्यालय जाता है, अगर हमने राम को लिया तो हम सिर्फ राम के आगे संज्ञा नहीं लिखेंगे, हम बताएंगे कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम भेद, फिर उसका भेद का प्रतिभेद क्या है, फिर हम बताएंगे कि वो कितने वचन है, उसमें एक वचन है या बहुवचन है, लिंग बताएंगे, और फिर ये बताएंगे कि उस शब्द का वाक्य के अन्य शब्दों से क्या संबंध है। यानी वो कर्ता है कि क्रिया है कि कर्म है या वो पूरक है, किस जगह उसका प्रयोग हुआ है, ये बताना होगा। तो ध्यान रखिए कि पद परिचय देते समय संज्ञा शब्दों या सर्वनाम शब्दों का जब भी परिचय दिया जाएगा तो हम सबसे पहले बताएंगे कि ये कौन सा संज्ञा है, कौन सा भेद है संज्ञा का, और फिर बताएंगे कि लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है और उसका कारक क्या है, या कर्मवाच्य है या वो कर्तृवाच्य है, ये उसमें हमें बताना होगा। बहुत ही सरल है। कोई भी हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हम कहें बच्चे मैदान में खेलते हैं। बच्चे मैदान में खेलते हैं, ये कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर खेल का कोई कर्म नहीं है। इसलिए यहाँ पर जब हमें खेलते हैं का पद परिचय देना होगा तो हम लिखेंगे खेलते हैं और डैश लगाकर लिखेंगे अकर्मक क्रिया, और उसके बाद बताएंगे वर्तमान काल। सिर्फ हमें इतना लिखना है। ऐसे ही मान लीजिए कोई और उदाहरण ले लें कि नचिकेता ने ब्रह्मा से प्रश्न पूछा। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रश्न पूछा, तो हमें पता है कि कर्म भी है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। और ये क्या बता रहे हैं? पूछा, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि हम सिर्फ लिखेंगे सकर्मक क्रिया और भूतकाल। तो इतना हम अगर लिख देते हैं, क्रिया का भेद बता देते हैं, तो वहां पर क्रिया का जो पद परिचय है वो पूर्ण हो जाता है। लेकिन आप जानते हो कि क्रिया के भेद में सिर्फ अकर्मक या सकर्मक क्रियाएं ही नहीं हैं, उनके अतिरिक्त भी कर्म के आधार पर और क्रियाएं हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि मेरे स्टेशन पहुँचने से पूर्व गाड़ी आ चुकी थी, तो ये किस तरीके की क्रिया का भेद होगा? ये हम यहाँ पर बताएंगे कि ये पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया लिखेंगे और फिर ये काम हो चुका है तो हम क्या लिखेंगे कि ये भूतकाल की बात है। तो सिर्फ भूतकाल लिखेंगे और पूर्वकालिक क्रिया, यानी क्रिया का भेद आपने लिखना होगा। सकर्मक और अकर्मक के अतिरिक्त अगर जो कोई भी भेद है तो वो भी हमें बताना होगा। तो इस तरीके से क्रिया का पद परिचय देते समय अगर वो सकर्मक और अकर्मक में से कोई क्रिया है तो उसका भेद लिखेंगे, और अगर कर्म के आधार पर वो किसी और क्रिया को अभिव्यक्त कर रहे हैं तो कर्म के आधार पर जो भी क्रिया है उसको हम नाम लिखेंगे और उसके साथ में काल लिखेंगे। सिर्फ 2 शब्द लिखने से ही आपका क्रिया का पद परिचय पूर्ण हो जाएगा। क्रिया विशेषण का पद परिचय देते समय हमने क्या करना है कि क्रिया विशेषण का जो भेद है वो बताना है और ये बताना है कि किस क्रिया का या किस काल की बात हो रही है, क्योंकि क्रिया और क्रिया विशेषण जो काल है वो उसी को बताएंगे। या हम जो कोई क्रिया स्पष्ट पता लगे तो हम वहाँ पर अगर 2 क्रियाएं हैं तो हम ये बता सकते हैं कि किस क्रिया की विशेषता बता रहा है। एक उदाहरण ले लेते हैं कि नचिकेता ने बार बार प्रश्न पूछा। बार बार प्रश्न पूछा। अब आप देख रहे हो कि बार बार जो शब्द का प्रयोग किया ये क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है, पूछने की विशेषता बता रहा है। कितनी बार पूछा? बार बार पूछा। तो ये क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। और फिर यहाँ पर हम क्या बताएंगे कि ये भूतकाल की बात है और पूछने की विशेषता बता रहा है। हमें सिर्फ इतनी सी बात लिखनी होगी क्रिया विशेषण के। वहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि ये क्रिया का कौन सा भेद है, ये क्रिया का नहीं, क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। सिर्फ क्रिया विशेषण का भेद लिखना होगा और उसका हमने काल बताना होगा या किस क्रिया की विशेषता बता रहा है। संबंध बोधक
समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक में जैसे मैंने आपसे कहा, मैं कहूँ राम और श्याम बाजार जा रहे हैं, तो आपने देखा कि राम और श्याम यानी राम और श्याम को जोड़ने वाला शब्द है और। इसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि राम आया और श्याम चला गया, यहाँ पर ये और शब्द दो शब्दों को न जोड़कर दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो आप बता सकते हो कि जो समुच्चय बोधक शब्द हैं वो दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो उपवाक्यों को जिन शब्दों के द्वारा जोड़ा जाता है तो वो समुच्चय बोधक कहलाएंगे। अब जब संबंध बोधक तो आप क्या करेंगे, उसका भेद लिखेंगे कि कौन सा है, किन शब्दों को जोड़ रहा है, या वाक्यों को जोड़ रहा है या उपवाक्यों को जोड़ रहा है, वो आप बात बताएंगे। और यदि संबंध बोधक शब्द हैं, जैसे राम के रथ पर सीता जी बैठकर आई या कुबेर के रथ पर बैठे, जो शब्द हैं तो जो संबंध बता रहे हैं, किसके रथ पर बैठे, राम के रथ पर या कुबेर के रथ पर, जो हमने बात की, तो उसमें यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है कि किसके साथ, रथ का किसके साथ संबंध है, राम के साथ है या कुबेर के साथ है, तो जो संबंध है उसको बताना है। मैं आपसे कहूँ कि मेरा घर चर्च के पीछे है, तो चर्च के पीछे है, तो जो के पीछे किसके पीछे है, चर्च के पीछे है, तो वहाँ पर मेरे घर और चर्च के बीच में जो संबंध है वो बताया जा रहा है, तो इसलिए वहाँ पर वो संबंध कारक होगा। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक वो शब्द हो जाएंगे कि किस तरीके का किसके साथ संबंध बताया जा रहा है, यानी कौन सा संबंध बोधक, वाक्य में अन्य शब्दों के साथ जो संबंध बताया जाए, संज्ञा या सर्वनाम का, वो संबंध बोधक शब्द होते हैं। तो वहां पर सिर्फ आपने ये बताना है कि किसका संबंध किसके साथ बताया जा रहा है, और आपने कुछ बताना नहीं है, एक शब्द मात्र लिखने से आपका पद परिचय पूर्ण हो जाएगा। तो इस तरीके से, और अगर विस्मयादि बोधक है तो विस्मयादि बोधक में आप सिर्फ भाव की अभिव्यक्ति बता सकते हैं, उसका भेद बता दें, भाव की अभिव्यक्ति बता दें कि कौन सा भाव अभिव्यक्त हो रहा है इन शब्दों से, तो वो इतना जो परिचय है वो पूर्ण होगा। क्योंकि इनमें आपको जो संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द हैं, इनमें आपको भेद और उनका संबंध लिखने से या उनका भाव बताने से ही उनका पद परिचय पूर्ण हो जाता है।